Today in this lecture, let's move ahead with efforts to reduce unemployment. We already saw about the different types of unemployment like seasonal, structural and many more. Then the definition of who is called employed, who is called unemployed. Definition of unemployment as a situation or condition in the country. And about the last part that we did in the previous lecture was about this, that is proportion of unemployment in India and where is the highest poverty and the lowest poverty and all we did, right? So now let's move on to the policies of the government or the plans of the government to reduce unemployment. Now problem of unemployment is the weakest link, right, of our planning. मतलब हमने 5 years के जो प्लान बनाया है, ईयरली प्लान बनाया है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, जिस पे प्लानिंग करनी है और करते भी थे गवर्नमेंट इन द पास्ट सो मेनी 5 year प्लान. एंड हाउएवर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट. दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. क्लियर? बोथ आर इंटर रिलेटेड. जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि कोई काम नहीं है, पैसे नहीं है. अच्छा, अनएम्प्लॉयड क्यों है? क्योंकि गरीब है इसलिए अनएम्प्लॉयड नहीं है, और अनएम्प्लॉयड इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हर एक को काम नहीं मिलता. जो बेस्ट है विल विन द रेस. सो बोथ आर इंटर रिलेटेड. हाउ मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इज डैश, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, or you can say main reason for dash is unemployment, that's poverty. This challenging problem has mainly affected whom? Educated youth. तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आई वुड से, इट्स अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम. तो यंगस्टर्स को ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, यंगस्टर्स भी वो जो एजुकेटेड हो. एज ए रिजल्ट दे लॉस एटीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट टूवर्ड्स स्टडीज़. अब जब पता चलता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर पैसे नहीं कमाने मिलने वाले, काम नहीं मिलेगा, तो लोगों का इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ कम हो जाता है. नेगेटिव इफेक्ट we can see on society and even on mental condition of the people. They become depressed or disappointed, that is called psychologically, that's mentally. If they remain unemployed for long time, तब तो बहुत गड़बड़ी हो गई. यही लोग फिर गलत काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे. रीज़न, अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म तक रही तो खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, और हर एक ह्यूमन बीइंग के ड्रीम्स होते हैं, कहीं ना कहीं छोटे बड़े, उसे फुलफिल करना है, पेट भरना है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर सर पे. तो नाउ व्हाट दे डू इज, नॉट ऑल, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल दैट हैपन्स इन आवर सोसाइटी, कि बहुत सारे एंटी सोशल, एंटी मतलब टू गो अगेंस्ट, तो एंटी सोशल एक्टिविटी या इमोरल एक्टिविटीज़ लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल एक्टिविटीज़, फिर रॉबरीज, चेन स्नैचिंग लाइक जो बहुत ही कॉमन हो गया है, रिकवरिंग रैंसम मतलब किडनैपिंग करके फिरौती मांगना, दैट इज़ कॉल्ड रैंसम, पैसे मांगना, एट्सेट्रा, राइट. तो ये सारी एक्टिविटीज़ में वो लग जाते हैं क्योंकि पैसे तो चाहिए ज़िंदा रहने के लिए. इंक्रीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ है. फिर तो हम देखते हैं कि सोसाइटी में बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेडिंग, हर जगह पे इनक्वालिटी इंक्रीज होती जा रही है. क्लास डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस. फिर हाई क्लास, लो, नॉट कास्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कास्ट ओवर हियर, ऊंची जाति नीची जाति, हम रिच एंड पुअर की बात कर रहे हैं. क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, इसमें डिस्क्रिमिनेशन आने लगता है. लाइफस्टाइल लोगों की डाउन हो रही है. व्हेन प्राइस राइज जॉइंस अनएम्प्लॉयमेंट. एक तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब घर में पैसे बहुत कम. नेक्स्ट प्राइस राइज, वो एक सोने पे सुहागा. इट मीन्स एक्चुअली वी कांट से दैट बिकॉज कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, चेरी ऑन अ केक, मतलब सोने पे सुहागा, मतलब कि एक काम करने निकले थे, 4 काम एक्स्ट्रा हो गए. ठीक है, तो कुछ ड्रीम किया था एक छोटा, फुलफिल हो गया बड़ा. अलॉन्ग विथ दैट समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन यू गेट. सो यहाँ पे यू सी दैट ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट तो है. नाउ दिस इज नेगेटिवली वी कैन टेक,
कुछ बुरा हो रहा है कि एक तो बुरा हो ही रहा है, देखा तो लाइफ में और बुराइयाँ एंट्री ले रही है, लाइक प्राइस राइज, कंडीशन ऑफ द पुअर एंड अनएम्प्लॉयड बिकम्स मोर नैरोइंग एंड पैथेटिक, मतलब वर्स्ट. नाउ दिस पर्सन टर्न्स टूवर्ड्स टेकिंग नार्कोटिक ड्रग्स, अदर एडिक्शन मतलब खराब आदतें पड़ जाती है. Thus unemployment has proved to be deadly for individual, family as well as the whole economy. And you will also see that we have studied about plans of the government to remove unemployment while studying about poverty alleviation program. तो अभी इसी स्लाइड पे हमने उस फर्स्ट पैराग्राफ में देखा that the two are the unemployment and poverty are the two side of the same coin. और ये चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया तब भी मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अभी ये तो तुम्हारा 6th आवर है, मतलब 6th लेक्चर रिलेटेड टू दिस चैप्टर. बट अगर जब रिवाइज करो और सारे ठीक से सुनो विद कंसंट्रेशन, ये लेक्चर सुनो, तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था दैट पहले अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट होना चाहिए था, फिर पॉवर्टी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी आ रही है. ठीक है, तो पॉवर्टी क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो पहले अनएम्प्लॉयमेंट का सेक्शन होना चाहिए टेक्स्ट बुक में, बट इट्स ओके. सीधी उंगली नहीं तो टेढ़ी उंगली से हम अभी घी निकालेंगे, ये नहीं तो वो, तो दोनों करने तो है ही. तुम कहोगे लाओ मैं पहले सारे इजी आंसर कर लूँ. भाई इजी आंसर पहले और लंबे वाले बाद में, ये क्या हुआ? पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि गोल तो बड़ा बड़ा लेके बैठ जाते हो, 80 अप 90 अप. तो अब इस गोल को अचीव करना है हमें. तो आई ऑलवेज वुड डू, इफ आई वुड बी इन योर प्लेस, आई वुड हैव ऑलवेज डन टफ क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पहले, फिर इजी. क्योंकि अगर इजी पहले कर लोगे तब भी बैक ऑफ द माइंड में क्या चलता रहेगा, ओ बाप रे अभी तो कितने लंबे आंसर बाकी हैं. तो स्मॉल आंसर्स भी, इजी आंसर भी अच्छे से नहीं होंगे, क्योंकि टेंशन होगा दिमाग पे, और अगर और बड़े तो होंगे ही नहीं, तो बड़े पहले कर लो. ठीक है ना, डिटेल पहले कर लो. दिस इज़ वन वे टू अचीव योर गोल ऑफ हाई परसेंटेज. बहुत सारे गोल्स अचीव करने के लिए बहुत सारे मेरे पास हिंट हैं विच आई कैन प्रोवाइड यू, राइट. तो अब हमने देखा कि भाई पॉवर्टी कैसे हम कम करेंगे, उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट भी वैसे ही कम करेंगे, क्योंकि जैसे पॉवर्टी कम हो गई या निकल गई, अपने आप अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. सो लेट्स रिकॉल देम. चलो एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पे. तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आंसर आ जाए तो यहाँ से लिखना है दैट मेनी इफेक्टिव स्टेप्स से लिखना है. मेनी इफेक्टिव स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट विच आर एज फॉलोज. तो पॉवर्टी वाले तो हैं ही, ये थोड़े एक्स्ट्रा डाल दिए हैं तो लर्न कर लेना. सी आई टोल्ड यू जस्ट नाउ हाई गोल. तो वैसे हमारे जैसे कंट्री के भी हाई गोल होते हैं, जिसके लिए हम सब दौड़ रहे हैं. बाय एमिंग हाई गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 10% पर ईयर, तो कॉमा की जगह पे ऑफ लिख लेना. बाय एमिंग हाई गोल, दैट इज बाय सीइंग द ड्रीम ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 10% पर ईयर इज एक्सेप्टेबल टू ऑल. तो चलो भाई गोल रख दिया गवर्नमेंट ने कि कंट्री का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट 10% पर ईयर. अब इसके लिए क्या चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिड्यूस, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस, काफ़ी कुछ ऐड हो जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. तो गवर्नमेंट ने तो 10% टारगेट रख दिया कि चलो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे 10% पर ईयर. अब इसके लिए चाहिए क्या? ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, पैसों की, मशीनरी, रॉ मटेरियल. और फिर गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से ये था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम इंक्रीज़ करेंगे तो लोगों को वैसे भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम मिल जाएगा. किसी को रोड कंस्ट्रक्शन, किसी को ब्रिज कंस्ट्रक्शन, किसी को मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्शन, उसकी पटरियाँ डालने में काफ़ी कुछ काम मिलेगा लोगों को. द मोमेंट वी स्टार्ट वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी कंट्री का जो बाहर का जो हम देखते हैं, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, बिग इंस्टीट्यूट्स एंड सब कुछ तुम ऐड कर सकते हो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो वो हम बढ़ाएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएगी, बहुत लोगों को हम काम देंगे.
न्यू फील्ड शुड बी ओपन फॉर फास्ट एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पीडीली करना और बैलेंस करना है तो नए नए फील्ड हमें ओपन करने होंगे. लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, स्मॉल एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे, साथ साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को काम ज़्यादा मिलता है, मशीनरी कम यूज़ होती है. इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, put it over there, government has started giving economic help, education, open training centers through different scheme. अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है और करते रहते हैं कि लोगों को मॉनेटरी सपोर्ट दिया. दैट इज़ इफ़ दे वांट टू स्टार्ट ऑन अ वेरी 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 स्मॉल स्केल, लाइक घर से खुद का कुछ काम स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट सपोर्ट्स देम विथ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन. उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दिए ताकि वो ट्रेनिंग लेके स्किल्ड बन के अपना काम स्टार्ट कर सकें. अलग अलग स्कीम के थ्रू उनको ट्रेनिंग सेंटर्स दिए. अलग स्कीम भी चालू की, प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, डैम कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा, ताकि उनको काम मिले, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है ना. पॉन्ड क्लीनिंग हमने अर्लियर किया था. गाँव में कैसे हेल्प करेंगे पॉवर्टी कम और अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए. विलेज को डेवलप करवाएंगे विलेज के लोगों के पास. तो विलेज तो डेवलप हुआ, एक गोल हो गया फुलफिल. साथ साथ लोगों को काम भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है. जितने घंटे काम करो उतने घंटे के पैसे ले जाओ, तो लोग भी डेवलप हो रहे हैं. साथ साथ उनका एग्रीकल्चर का काम तो चलता ही रहता है. नाउ सेकेंड, गवर्नमेंट शुड ले स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ यूनिट यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड. मतलब गवर्नमेंट को अब ऐसे इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और उन इंडस्ट्रीज़ या यूनिट्स को डेवलप करना है. ले स्ट्रेस मतलब टेंशन नहीं, ले स्ट्रेस मतलब गिव मोर अटेंशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दोज यूनिट्स जिसमें ज़्यादा वर्कर्स काम करते हों, हाथ काम आए, नहीं कि मशीन बहुत कम यूज़ हो. लाइक लेबर इंटेंसिव मेथड कहते हैं उसे. अब ये कहाँ पे होगा? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, होम इंडस्ट्रीज़, ग्राम उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट स्किल, कंज्यूमर गुड्स एट्सेट्रा. For it, encouraging policies, however, should be implemented in the scheme. तो गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना है? बहुत ही इंस्पायरिंग और एनकरेजिंग पॉलिसीज लेके आनी है और उसे इम्प्लीमेंट करवानी है इन द स्कीम. राइट. थर्ड, more number of people may be employed in villages by less investment, by developing new method at the village level in which more than one crop can be taken from the field in order to remove unemployment. ड्यूरिंग द टाइम एंड फार्मर आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर. तो ये एक पॉइंट हुआ. कॉमा के बाद दूसरी पॉलिसी, फिर थर्ड पॉलिसी. तो ये भी तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. हमने पॉवर्टी के अंदर कर ही लिया है कि बहुत सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड विलेजेस में होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे? तो गाँव को ही डेवलप करवाओ, एग्रीकल्चर फील्ड को डेवलप करवाओ, एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करवाओ, एंड ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए, लोगों को काम मिलना शुरू हो जाए, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो. और जब फार्मर्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स जब 4-5 महीने फ्री रहते हैं, राइट, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, इरेगुलर रेनफॉल या नो इरिगेशन प्लानिंग एंड ऑल, तब गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा काम दे सकती है. तो वो जो एग्रीकल्चर के 4-5 महीने, बाकी का टाइम फ्री, कोई काम नहीं, क्योंकि उनको और कुछ आता नहीं था. तो गवर्नमेंट यहाँ पे उनके लिए काम लेके आई वो फ्री पीरियड में, राइट, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गरीबी में जाते थे क्योंकि 5-6 महीने अनएम्प्लॉयड. तो गवर्नमेंट फिर नए लैंड उनको दिलवा रही है मतलब कल्टीवेशन के लिए. अरेंजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी फील्ड, स्मॉल एंड बिग इरीगेशन स्कीम एंड चेक डैम्स या पॉन्ड्स, कैनाल, ट्यूबवेल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. गांव के रोड बनवाओ, उसको कनेक्ट करो नज़दीकी गांव से बाकी बहुत सारे गांव से, उसको कनेक्ट करो विद द नियर बाय डेवलप टाउन और सिटी, ताकि लोग इजीली से आ जा सके, विलेज ज़्यादा डेवलप हो. एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, फिशरी, कैटल रेयरिंग, डेयरी इंडस्ट्री, प्रोग्राम्स ऑफ एफॉरेस्टेशन, मतलब ग्रो मोर ट्रीज. फॉर दिस प्लानिंग शुड बी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड. मतलब गवर्नमेंट को ऐसी प्लानिंग करनी है जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो. ये मैंने पहले समझाया था. एजुकेशन ओरिएंटेड, ये वर्ड मैं बोली थी तब. मतलब कि गवर्नमेंट कोई
पॉलिसीज़ बनाए, प्लान्स बनाए, तो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, तो उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, एजुकेशन ओरिएंटेड। जैसे कि तुम टाइम टेबल जब बनाओ, बाई चांस भूल से बना लिया कोई टाइम टेबल, राइट, कि भाई कब कौन सी मूवी देखनी है और कब गेम खेलनी है स्मार्टफोन पर, कब सो जाना और कब टाइम वेस्ट करना है, वो टाइम टेबल नहीं। हम अपना गोल 80 या 90 लाने के लिए, गोल अचीव करने के लिए हम एक टाइम टेबल बना रहे हैं, राइट। आधा साल तो ख़त्म हो गया, कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा विद इन 2-3 मंथ्स बाय December 1st वीक, राइट। तो अब ये गोल अचीव करने के लिए तुम टाइम टेबल बना रहे हो, स्टडी टेबल के सामने की वॉल पे लगा दोगे या बाजू में कहीं पे, और उसे रोज देखोगे कि हाँ आज इतना करना है रात तक, ओके फाइन चलो बैठ जाओ। फिर 100% एज अ अच्छा बच्चा तुम करने बैठ जाते हो। फिर रात को एक बार फिर चेक करो, भैया मैंने कर लिया, खुद को पूछो, बिकॉज वी नेवर लाई टू आवर सेल्फ। हम एक बार माँ बाप से भी झूठ बोल लेते हैं थोड़ा बहुत, यस, बट अपने आप से ह्यूमन बीइंग कभी झूठ नहीं बोलता, राइट। अपनी आंखों में आंखें डालकर देखो मिरर में कि क्या आज मैंने 100% कॉन्सेंट्रेशन वाली पढ़ाई 5-6 घंटे की है, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन एंड स्कूल वर्क एंड ऑल, लेक्चर्स एंड ऑल। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल पाओ तो यस यू हैव, अगर नहीं तो नो यू हैव नॉट, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अ पर्सन विल नेवर लाई टू हिमसेल्फ। तो तुम जब ये टाइम टेबल बनाते हो तो तुम उस टाइम टेबल को क्या कहोगे, एजुकेशन ओरिएंटेड या एग्जाम ओरिएंटेड टाइम टेबल, एग्जाम के रिलेटेड। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी इंक्रीज इन विलेजेस ऑफ कोर्स, सो विलेजेस दस शुड गेट इनफ इनकम एंड वर्क इन देयर ओन विलेज इटसेल्फ, ताकि वो माइग्रेट ना हो सिटी में, क्योंकि सिटी में वैसे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये जाएंगे तो उनको तो वैसे भी काम नहीं मिलने वाला, और अगर उनको मिल गया तो जिनको मिलने वाला था जो सिटी में रह रहा है उसे मिलते मिलते नहीं मिलेगा, वो रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट किसी को तो फेस करनी होगी, सो व्हाई नॉट स्टे इन विलेज। और इसके लिए एक लालच क्या है कि भाई गांव में वो सब कुछ हो जो एक सिटी में हो, काम मिलना चाहिए, अच्छे रोड होने चाहिए, स्कूल, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल, ग्रीनरी, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, जो मैंने तुम लोगों को 2 वीडियोस भेजे थे, या एक वीडियो शायद पिपलांतरी गांव का, तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, येस। एंड माइग्रेशन टूवर्ड्स सिटीज शुड बी रिड्यूस्ड, ये गवर्नमेंट को देखना है, ये गवर्नमेंट क्या कर सकती है, राइट। लेकिन ये 5-6 साल पहले की बुक है, राइट। हाँ वैसे तो आई वुड से दिस इज होल अबाउट 10 years बैक, 12 years बैक, बट कई नए फॉर्मेट आ चुके हैं, चैप्टर्स में नई चीज़ें ऐड हुई है। तो ये बुक जो पब्लिश हुई थी दैट वाज 3-4 years बैक, तो कहीं ना कहीं अब तो ऑलरेडी ये सारी स्कीम चालू हो चुकी है विलेजेस में, लेकिन तब ऐसे लिखा गया था भी गवर्नमेंट ये सारी पॉलिसीज़ फॉलो करवा सकती है, खुद भी कर सकती है लोगों के लिए, तो माइग्रेशन कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भागा दौड़ी है सिटी में वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग विलेज में ही रहेंगे। एंड एनकरेजिंग प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये एनकरेज करवाना है गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट बहुत ही एनकरेज कर रही है आजकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग। इम्पॉर्टेंस शुड बी गिवन इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विलेजेस। अब इम्प्रूवमेंट दिखानी है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ना चाहिए, राइट। तभी जाके वो बच्चों को कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी, या वो खुद ही इतने होशियार होंगे अगर सारी सुविधाएं मिल जाए विलेज में, कि वो अपने ही गांव के बच्चों के लिए स्कूल स्टार्ट कर और खुद पढ़ाएं, एक लैब डाल दे जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सके बच्चे, तो एक पढ़ा लिखा बच्चा पूरे गांव को बदल सकता है। आर यू गेटिंग इट? So after seeing that how the people in villages and the farm laborers and the youth of the villages can bring about development in their own life through education and through many other such schemes that government brought for them in villages. The next is 4th one, that is in order to maintain या sustain human development
अब ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब क्या, तो ये तो डिटेल में और एक चैप्टर है, बट एट प्रेजेंट लेट मी टेल यू व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स सिर्फ पढ़ाई नहीं या सिर्फ पैसे कमाना नहीं. अलॉन्ग विथ एजुकेशन यू नीड मैनर्स, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सेल्फ रिस्पेक्ट, health wise both physically and mentally you should be fit, happy life together. When you have all this thing, no fear, a sense of security from the country and from your surrounding, जब ये सब कुछ हो तो हम कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट ईजी हो जाएगा, राइट. एंड सो इन ऑर्डर टू सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट इन विलेजेस, हेल्थ, एजुकेशन, pure drinking water, nutritious food, electricity, roads, banking, तुम लिख सकते हो बाद में etc, that is etc. तो banking, insurance, internet, improvement in communication, entertainment, water harvesting activities, constructing permanent public property. yes, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो लिखना ही है. जब भी विलेज डेवलपमेंट की हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिंग द परमानेंट पब्लिक प्रॉपर्टी तो हमेशा हम लिखेंगे भाई, क्योंकि ये इतने लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि लोगों को काम भी मिल रहा है. इज़ लाइक टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, आई टोल्ड यू बिफोर. और परमानेंट पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब स्कूल, कॉलेजेस, रोड कंस्ट्रक्शन, डिस्पेंसरीज, एवरीथिंग ऑन अ स्मॉल स्केल इन द विलेज. स्टार्ट तो करें, फिर जैसे 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 आगे बढ़ेंगे तो अपने आप वो विलेज ही इतना डेवलप कर लेंगे उस गांव के लोग, तो एक बार उनको काम भी मिल रहा है, गांव भी डेवलप हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अप जा रही है, इनकम अच्छी हो रही है, लाइफस्टाइल बेटर हो रही है, कितना कुछ हो रहा है एक गांव में. आई हैव सेंट यू दैट वीडियो रिलेटेड टू पिपलांत्री विलेज, सो इफ यू गेट अ चांस यू कैन गो एंड विजिट इट. इट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. और वहाँ पे एक कई बहुत सारे उसके वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, तुम देख सकते हो. और ऐसा भी कहा जाता है, लोग कहते हैं कि अगर ऐसा एक गांव, मतलब कि हर एक गांव अगर इसको अपना एक आइडियल बनाए, इट्स लाइक एन आइडियल विलेज. हमने कहा था ना संस्कारी बहू, आदर्श बहू, वैसे ये आदर्श गांव रियली में बना. पिपलांत्री इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आदर्श गांव, राइट. तो सब अगर ऐसे डेवलप हो तो कहीं पे दुख होगा ही नहीं कोई भी गांव में, राइट. ना कोई माइग्रेट होने की सोचेगा. आर यू गेटिंग इट. देन डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, उसे एनकरेज करना, मतलब बढ़ावा देना, बूस्ट अप दिस इंडस्ट्रीज़. एडॉप्टिंग एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम, वो भी बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, लाइक एजुकेशन ओरिएंटेड. तो वैसे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मतलब कि एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट शुड अंडरटेक, मतलब ये गवर्नमेंट कर सकते हैं, राइट. और अब तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये सब. and qualitative life of villagers as well as result oriented improvement has been the main objective. अब जब ये स्कीम स्टार्ट हुई तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई लोगों को गांव में एक अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ दे, बेटर लाइफ, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएं, लेकिन फिर देखना है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को कि भाई ये गांव ये इम्प्रूवमेंट के पाथ पे ठीक से चल रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहे हैं उसके, एवरीथिंग, एंड आई शुड बी केप्ट ऑन इट, दे शुड बी केप्ट अ वॉच ऑन. फिर फिफ्थ है इन ऑर्डर टू डिक्रीज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. ये तो बहुत है हमारी कंट्री में, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, राइट, लेकिन काम की कमी है, क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे हर एक बच्चा बुकिश नॉलेज वाला होगा, ऐसे मैं नहीं कहती, लेकिन बुकिश नॉलेज ज़्यादा है हमारे यहाँ या कोई भी कंट्री में, ज़्यादा हमारे यहाँ इंडिया में, तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता, तो अनएम्प्लॉयमेंट वो भी एक रीज़न है. सेकेंड, एक साल में इतने सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स एंड आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स एंड इतने सारे लोग पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं एक साल में, कि जैसे जब तुम्हारा टर्न आएगा 10-12 साल के बाद, फाइनल ईयर, यू नो, हाश करने वाले, तो इतने खुश हो जाओगे दैट डे. नो, यू विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि तुम कहोगे यार वो कॉलेज लाइफ अच्छी थी या स्कूल
स्कूल लाइफ अच्छी थी, ट्यूशन पे जाते थे, दोस्तों को मिलते थे, क्या मज़ा थी. सो एक्चुअली इट हैपन्स when you have something at present what you have, you or me, we are never happy with it. तो पहले तो हम ये सीख ले राइट कि जो है उससे हम खुश रहें. हम या तो हम पास्ट में चले जाते हैं या कहीं दूर फ्यूचर में. प्रेजेंट में हम बहुत कम रहते हैं राइट. प्रेजेंट में कब रहेंगे? कभी नहीं. नेवर वी आर इन प्रेजेंट. वी आर ईदर सैड विद द पास्ट, या खुशियों वाले दिन पास्ट के याद करते रहेंगे और आज रोएंगे, या फिर फ्यूचर में चले जाओगे इतने दूर कि वापस लाना मुश्किल. तो अब ये जो आई वुड से दैट्स व्हाई एंजॉय एंड स्टडी राइट, दोनों काम कर लिया करो, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस टाइम अगेन. कोविड टाइम नहीं बात कर रही, योर दिस स्कूल एज, योर एजुकेशन वाला जो एक टाइम पीरियड है, लंबा लग रहा है बट बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है. तो एन्जॉय इट, स्टडी, वर्क हार्ड, बट येस विथ एन्जॉयमेंट, तो और मज़ा आ जाएगा. जैसे केक वैसे ही खाओ तो मज़ा ना आए. चेरी ऑन अ केक, वेरी इंटरेस्टिंग. प्लेन केक कौन खाए, क्रीम वाली केक खाते हैं, जलसा मार. दिस इज़ वॉट. ऐसे ही तो कौन खाए चॉकलेट या ब्राउनी, आइसक्रीम के साथ खाते हैं. दैट ब्रिंग्स एडिशनल हैप्पीनेस. दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी काम करो डू इट विथ लॉट्स ऑफ एंथुजियाज्म, ईगरनेस, हैप्पीनेस एंड बीइंग प्रेजेंट. कहीं पे नज़र भी घुमाते रहो, बाहर की दुनिया में भी थोड़ा बहुत भी जब बाहर निकलने लगो तब तो वो नॉलेज इकट्ठा करो. डोंट यूज योर आईज ओनली टू सी कि कहीं पे तुम गिर ना जाओ. आईज से यू हैव टू सी इन द सराउंडिंग. जैसे होर्डिंग्स हैं तो क्या वर्ड्स लिखे हैं उस पर. मैं ये नहीं कहती कि चलते चलते होर्डिंग पढ़ो. व्हेन यू आर बैक सीट पे टू व्हीलर पे मम्मी पापा के साथ, किसी के साथ, या तुम फोर व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हो पेरेंट्स के साथ, तो जस्ट नोटिस द थिंग्स इन योर सराउंडिंग. बहुत एडुकेटिव है ये भी. तो आँखों का उपयोग भी ऐसे अच्छे के लिए किया करो राइट. अच्छी बुक्स रीड करो, यू विल गेन नॉलेज. गूगल सर्च से ज़्यादा बेटर आई वुड से स्टार्ट रीडिंग बुक्स इंग्लिश में राइट. कहीं पर अटक जाते हो तो ठीक है गूगल सर्च मार लो, बट अदरवाइज आई वुड से रीड. अगर इंग्लिश मीडियम में तुम हो तो इंग्लिश बुक्स पढ़ाई करो. पिकअप सम नाइस टॉपिक, pick up the book. If you don't have, come to me, I'll provide you. I've got more than 200-300 books with me where you can enjoy those books. Yes, and for that you'll have to come to my place, mini library देखने, ठीक है ना. So अब ये educated unemployment को हमें डिक्रीज करना है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी. So in order to decrease educated unemployment and unemployment among youth, अगर हमें डिक्रीज करना है तो पढ़ाई के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी साथ में दे दो फ्रॉम से 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स. हमारे यहाँ तो ये बच्चा BCom हो गया, MCom हो गया, फिर काम ढूंढने निकलेगा, आता कुछ नहीं. कैसे आएगा बच्चे को, बेचारे को प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है राइट. तो पहले तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी इकट्ठा करना है. तो स्कूल वाली अगर ये स्टार्ट कर दें, फिर कॉलेज में कंटिन्यू हो जाए, तो द मोमेंट यू कम आउट ऑफ द कॉलेज देयर द जॉब इज रेडी फॉर यू बिकॉज यू आर हाईली स्किल्ड इन द फील्ड दैट यू लव राइट. एंड सो स्किल शुड बी डेवलप्ड, एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड एज पर द क्वालिफिकेशन एंड स्किल. सच टाइप ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड और टेक्निकल एजुकेशन पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड. तो ये येस गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी. एंड दिस टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रोड्यूसेस स्किल आर्टिसंस. Curriculum of schools and college should be such that it satisfies the requirement of local industries. अब स्कूल और कॉलेज में कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट डाल देने चाहिए जहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड हो. हर एक बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि मैथ साइंस एसएस पसंद हो. किसी को एसएस पसंद है, किसी को प्रोफेसर बनना है रिलेटेड टू हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, किसी को रिलेटेड टू साइंस फील्ड में जाना है. साइंस डजंट मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, एवरीथिंग. अब वहाँ जाके तुम्हें एक सब्जेक्ट पसंद है. कई बार बच्चे मुझे कहते हैं मैम साइंस तो ले लिया, यू नो देयर आर मेनी रीजंस फॉर टेकिंग साइंस. समटाइम अंडर प्रेशर, समटाइम दोस्त जा रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं, कभी शर्म के मारे भी साइंस ले लेते हैं. हाय सोसाइटी में क्या लोग क्या कहेंगे, सब साइंस ले रहे हैं और मैं नहीं ले रही या मैं नहीं ले रहा.
तो बहुत सारे रीजन्स है साइंस लेने के. आई डोंट थिंक सो एवरीबडी लव्स साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स. उसके अलग अलग कैटेगरी के बच्चे, किसी को आर्ट्स पसंद है, किसी को डांस, क्लासिकल डांस, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट, somebody loves to be towards gymnasiums and all. तो ये सारा एक बेसिक स्टडीज़ हो गई 10 तक या 12 तक. अब 10 तक या 12 तक भी, आई वुड से 10 तक भी बच्चों को एक सब्जेक्ट तो ऐसे स्कूल में 1 घंटे का या 1.5 घंटे का ऐसा होना चाहिए दैट द चाइल्ड लव्स. ऐसे म्यूज़िक का हो तो वहाँ पे वो मास्टरी ले, फिर वही म्यूज़िक के साथ वो आगे बढ़े. योर स्टूडेंट्स एजुकेशन पैटर्न हम सबकी ऐसी है दैट वी आर फोर्स टू स्टडी मैथ, साइंस, इंग्लिश. चलो इंग्लिश तो एक कॉमन सब्जेक्ट है बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी आर स्टडिंग. हम इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश तो लाइफ लॉन्ग काम आएगा तुम्हें. तो आई वुड से चलो इंग्लिश तो तुम्हें पढ़ना ही है. ग्रामेटिकली यू शुड बी परफेक्ट, यू शुड नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, यू शुड नो यू नो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, बोलना होगा इंग्लिश में. एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन अदर पीपल आर स्पीकिंग इन इंग्लिश. तो चलो मैं लेक्चर इंग्लिश में देती हूँ बट एट द सेम टाइम आई प्रोवाइड यू सम Hindi explanation also because I know there are many who will not understand in Hindi properly, sorry in English. गुजराती तो मैं बोलूँगी ही नहीं 100%, राइट, बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम गुजराती मीडियम. हाँ, गुजराती लैंग्वेज है तो वो तुम्हारी गुजराती टीचर उसमें तुमसे बात करेगी. बट बीइंग योर इंग्लिश मैम टीचिंग यू इन इंग्लिश, आई वुड नॉट प्रिफर संस्कृत में तुम्हें एसएस पढ़ाऊँ या संस्कृत भाषा में तुम्हें मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ. यू नो सी हाउ वियर्ड इट साउंड्स. तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कहीं पे भी वर्ल्ड में जाओगे एक्सेप्टेबल, तो उसमें तो तुम्हें मास्टरी करनी ही होगी. अब आ गया साइंस, मैथ्स. अब साइंस में भी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर आया कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आर्ट्स है. तो बहुत सारे फील्ड हैं. तो आई डोंट थिंक सो वन चाइल्ड लव्स एवरीथिंग. तो हर एक बच्चे की एक लाइकिंग होती है. किसी को एसएस पसंद, एसएस में भी वापस कई बच्चे मुझे कहते हैं मैम वी डोंट लाइक हिस्ट्री, वी लाइक इकोनॉमिक्स. कोई कहेगा वी लव हिस्ट्री, वी डोंट लव इकोनॉमिक्स. कोई कहेगा हमें मैथ्स पसंद है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता. अब ये तो इसीलिए 5th स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड से कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पे बच्चों को जो पसंद है उसमें उनको आगे बढ़ाओ, ताकि जब वो पढ़ाई करके बाहर निकले एट द एज ऑफ 25, 26 और 28, यस, तो वो बच्चा जैसे ही बाहर की दुनिया में जाए उसके लिए जॉब हाजिर होगी, राइट, रेडी होगी, क्योंकि वो हाईली स्किल्ड है अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में. ही इज़ टू परफेक्ट, क्योंकि वो अपनी लाइकिंग वाले फील्ड में 5th स्टैंडर्ड से आगे बढ़ता आ रहा है. समझ में आ रहा है? तो ये सब होना चाहिए, राइट. एंड दे शुड बी गिवन एश्योरेंस कि भाई तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. अब ये सब ट्रेनिंग देने के बाद गवर्नमेंट को श्योरिटी देनी है इन लोगों को कि भाई हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको स्किल बनाएंगे. ये सारे इंस्टीट्यूट हैं और ट्रेनिंग के, तो आप आ जाओ यहाँ पे एडमिशन ले लो. कम मतलब दिस आर फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड मच हायर स्टडीज़ एंड एक्सपेंसिव थिंग्स. तो या जिनको 10, 12 के बाद आगे पढ़ाई नहीं करनी है, नॉट वेरी गुड इन पढ़ाई एंड ऑल, तो वो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग उनको देती है गवर्नमेंट एट वेरी लो कॉस्ट एंड वेरी लेस फीस पे. और उनको श्योरिटी भी दिलवा रही है दैट डोंट वरी वी विल प्रोवाइड यू जॉब. क्योंकि नहीं तो लोग ट्रेनिंग लेने आएंगे ही नहीं, मुफ्त में भी होगी तो भी नहीं आएंगे क्योंकि श्योरिटी ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट की. तो वो कहेंगे भाई वी शुड वेस्ट टाइम, क्यों ना हम छोटा मोटा यहाँ वहाँ काम ढूंढ लेंगे, रोज़ को 2 टाइम खाने के पैसे हम कमा लेंगे. लेकिन उससे तो लाइफ बेटर नहीं होती ना. पॉवर्टी लाइन से काफ़ी ऊपर पहुंचाना है लोगों को. गॉट इट? तो गवर्नमेंट के काफ़ी बहुत सारे आई वुड से पॉलिसीज़ हैं और गवर्नमेंट काफ़ी प्रोवाइड भी कर रही है लोगों को. नाउ लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड एम्बिशियस प्रोग्राम्स. दिस इज़ ऑसम. और ये सबको पता है. नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी ये लेके आए थे लाइक स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया. अब मेक इन इंडिया मतलब क्या? मतलब कि कंट्री में ही पहले हम क्या करते थे हमारी कंट्री में कि भाई हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं. 1990s के बाद हमने इम्पोर्ट, जैसे हमने कहा ना, हमने किया था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन.
वो हमारी कंट्री ले आई, तो वो पॉलिसी फॉलो करते करते इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा, तो फिर भी हम बाहर से ही हम टेक्नोलॉजी मंगवाते, और फिर लाइक इट वाज, या फिर रॉ मटेरियल यहाँ से बेचते, जस्ट लाइक दैट ब्रिटिशर टाइम, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारी मार्केट में आ जाते. नाउ वेरी नाइस थिंग दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्रीज, मेक इन इंडिया. मतलब कि हाँ, रॉ मटेरियल तो हमारे पास है ही, भर भर के पड़ा है इंडिया में, नेचुरल रिसोर्स, क्यों ना वो सारे रिसोर्स हम ही यूज़ करें, टेक्नोलॉजी लर्न कर लें. उसके लिए हम दैट ब्रेन वी विल इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री, 2-3 साल के लिए वो हमें सिखा के जाएंगे. वही चीज़ हम यहीं पे बनाएंगे, यहीं पे बेचेंगे, तो चीज़ सस्ती भी मिलेगी इंडियन पॉपुलेशन को, इंडियन सिटीज़न को, प्लस हमारे लोगों को बहुत सा काम भी मिल जाएगा. फिर स्किल इंडिया, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस ऑल्सो यू विल सी लेटर ऑन. फिर है डिजिटल इंडिया, टू इंक्रीज, टू इम्प्रूव नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, eagerness, enthusiasm, उत्सुक, and work capacity of youngsters along with industrial development. तो ये सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ले आई, क्यों? ताकि यूथ की वर्क कैपेसिटी बढ़ाए, लोगों में एक उत्साह जागे. ये सब जब उनको काम मिलेगा या खुद काम करना चाहते हैं, तो छोटा सा एक इंडस्ट्रियल शेड, आई वुड से छोटा सा एक आई वुड से लाइक फैक्ट्री सेटअप करके गवर्नमेंट दे देगी उन यूथ को, पैसे से मदद करेगी. फिर उनको उत्साह उनका बढ़ाएगी कि आप प्रोड्यूस करो ये सारी चीज़ें, मशीनरी मैं दूंगा, रॉ मटेरियल मैं दूंगा, फैक्ट्री एरिया छोटा सा मैं दे दूंगा. गवर्नमेंट सेज ऑल दिस थिंग्स, और देती भी है. अब वो यूथ या जिनको चाहिए ये स्टार्ट करना, गवर्नमेंट ने सपोर्ट तो दे दिया 100%, और गवर्नमेंट यहाँ तक सपोर्ट कर रही है कि भाई आप प्रोडक्शन करो, हम खरीदेंगे. अब जब मैं पढ़ाने का तो बहुत शौक़ है, लेकिन कोई बच्चा आया ही नहीं, तो मेरे तो पढ़ाने के जो बहुत मेरा शौक़ है उसका तो टाइट फिश हो जाएगा. मैं 2 दिन बैठूंगी क्लास में, 1 साल तक वेट करूंगी, फिर कोई नहीं आता तो नेचुरली आई हैव टू ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स. वैसे ही अगर ये लोग, चलो गवर्नमेंट ने सब कुछ दे तो दिया स्टार्ट करके, अब बच्चा बेचारा मतलब दोज पीपल दे स्टार्ट प्रोडक्शन. अब कहाँ पे जाके बेचना है, कितने में बेचना है, कौन लेगा, या कोई लेने वाला है ही नहीं, तो बेचारा शट डाउन कर देगा अपनी फैक्ट्री, राइट. तो गवर्नमेंट कहती है, इनिशियल सपोर्ट कहते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट देगी सपोर्ट उनको, राइट. फिर टेक्निकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो हैव बीन सेटअप इन आवर कंट्री, राइट. एंड जैसे अभी हमने देखा, स्किल बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, एजुकेटिव प्रोग्राम्स है. फिर दे शुड प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटी एज पर वोकेशन करिकुलम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या कहती है, कौन सी है वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए. ये नहीं कि बजाज स्कूटर का रिपेयरिंग सिखाएं, पुराने डिब्बा टीवी का रिपेयरिंग सिखाएं, ये नहीं. आज मार्केट, दिस जस्ट एग्जाम्पल आई गिव यू, आज मार्केट की मांग क्या है, वो बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, राइट. तभी जाके बाहर उनको काम मिलेगा. या अगर खुद भी काम करना चाहते हैं, खुद के घर से एक सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आनी चाहिए उनको, राइट. और ये हमारे स्कूल कॉलेजेस में होना चाहिए, और एक वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए. एट प्रेजेंट हायर इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, IIM are being established in most of the state of our country. Government has opened new areas of employment to plan manpower. Plan manpower मतलब कि जिनको मतलब कि बहुत सारे ऐसे फील्ड गवर्नमेंट ने ओपन करके रख दिए हैं कि अगर 10-12 के बाद आगे नहीं बढ़ पाते पढ़ाई में, तो बच्चे ये पिकअप कर लेते हैं डिप्लोमा कोर्स. और डिप्लोमा कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि इस आई वुड से आज ये ग्रेटेस्ट है, दी बेस्ट आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे बच्चे टेक्निकली इतना उनको नॉलेज मिल जाता है 10th के बाद 3 साल में, कि जो बच्चे 12th तक की पढ़ाई के बाद 4 साल या 3 साल कॉलेज का कंप्लीट करेंगे, तब तक डिप्लोमा वाले उनसे 100 टाइम्स एक्सपीरियंस गेन कर लिया होगा, डिप्लोमा जो लेते हैं, राइट. अच्छा, डिप्लोमा के बाद भी 2 साल के डिग्री कोर्स कर लो, यू आर क्वाइट अहेड ऑफ दोज अदर स्टूडेंट, राइट, दोज हु आर मूविंग इन द जनरल स्ट्रीम. तो डिप्लोमा, यस, काफ़ी हमारे स्टूडेंट डिप्लोमा लिया है, दे आर डूइंग टू गुड, और एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उनमें
यू नो आफ्टर 10 डायरेक्टली व्हेन यू गो टू कॉलेज दे एंड लाइक डिप्लोमा का कोर्स करते हो एंड इट्स सो वेरी इंटरेस्टिंग, कितनी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज टेक्निकल नॉलेज दे गेट, तो इट्स टू गुड एंड इट्स नॉट लाइक फैक्ट्री टेक्निकल नॉलेज एंड ऑल. इट कुड बी योर 10th या 12th के बाद भी कर सकते हो. एक कोर्स ऐसा लाइक होटल मैनेजमेंट, फिर है बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं 10th के बाद. देन देयर इज, तो ये लाइक ऑफिस मैनेजमेंट, केटरिंग, येस, आउटसोर्सिंग, पैकेजिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट. तो गवर्नमेंट ने अब ये बहुत सालों से स्टार्ट किया है टू प्लान मैन पावर. अब ये 7th पॉइंट 100% you are going to learn perfectly, very important, just this 7th point for your 4 marker detail answer in board exam, right. मैं तो पूछूंगी हर बार जब भी ये चैप्टर की टेस्ट है या फुल कोर्स है, मैन पावर प्लानिंग, राइट इट डाउन समवेयर, मैन पावर प्लानिंग, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज योर 4 मार्कर. हेडिंग ये होगा. So new curriculum has been set up, that is new format has been set up in universities fulfilling local requirement. मतलब लोकल लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छा सेटअप हुआ है. नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं. अकॉर्डिंगली करिकुलम ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, टीचिंग हैज़ बीन चेंज सो दैट इट मे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब इन फ्यूचर. तो काफ़ी कुछ बदला है एजुकेशन फील्ड में, ताकि बच्चे जब पढ़ाई करके बाहर आएँ तो बाहर के वर्ल्ड में वो कहीं खो ना जाए और सैड ना हो जाए कि भाई हाय क्या करे, इतनी पढ़ाई का जॉब तो मिलती नहीं, लेकिन यहाँ पे जॉब मिल जाएगी. एट द एंड ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशन, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैव बीन स्टार्टेड टू फुलफिल द नीड ऑफ मैन पावर, लाइक कोर्सेज इन स्पिनिंग, वीविंग, टैनिंग, प्लम्बिंग, रेडियो, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, AC रिपेयरिंग, ये सब कुछ है. एज ये कंटिन्यू है वो मैन पावर प्लानिंग शॉर्ट नोट. एज अ रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल, नए नए ऑटोमोबाइल हम देखते रहते हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक साइंस, एरोस्पेस, रोबोट मेकिंग, न्यू कोर्सेज हैव बीन स्टार्टेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्किल्ड आर्टिसन एंड नॉट ओनली बुकिश नॉलेज वाले लोग. ये सारे फील्ड प्रोड्यूस करते हैं हाईली स्किल्ड पीपल, स्किल्ड आर्टिसंस, स्किल्ड टेक्नीशियंस, स्किल्ड इंजीनियर्स. प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है उनको, तो अच्छे से वो खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं या जॉब भी आसानी से मिल जाती है विद हाई पे. इट इज़ ट्राइड टू प्रोवाइड, इट इज़ ट्राइड नहीं, इट हैज़, राइट, इट हैज़ ट्राइड टू प्रोवाइड लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द एंटरप्रेन्योर्स. और डोंट से एंटरप्रेन्योर, इट इज़ एंटरप्रेन्योर अंडर स्टार्टअप इंडिया. आई टोल्ड यू एक 6th पॉइंट में मैंने तुम्हें बताया था इसके पहले कि कैसे स्टार्टअप इंडिया जो हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है उसमें उनको नया बिजनेस जिनको स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देती है, तो अपना बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं. म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉपरेशन बिटवीन लोकल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. जस्ट सी की 2 साइड, A एंड B. A है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, B है लोकल इंडस्ट्री, राइट. अब ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को ट्रेनिंग देती है 10th या 12th के बाद. जो बच्चे आगे पढ़ाई करना नहीं चाहते या फाइनेंशियल क्राइसिस होती है घर में, तो ये बहुत ही सपोर्टिव इंस्टीट्यूट्स हैं. मॉनेटरीली ऑल्सो गवर्नमेंट सपोर्ट करती रहती है ऐसे बच्चों को. हाँ, ऐसे नहीं कि जो फाइनेंशियली वीक है वो ही जा सकते हैं. एनीबडी कैन गो एंड पिक अप द ट्रेनिंग ओवर हियर. अब ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो ट्रेनिंग देती है बच्चों को, अलग अलग उसमें सेक्शंस होते हैं. एक तो जहाँ पे दे आर रेडी ऑल्सो टू पिक अप द ट्रेनिंग. सेकेंड, उस एरिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं आसपास की, मतलब लोकल इंडस्ट्रीज़, उनको जिस मशीन पे काम करने वाले ट्रेंड, टेक्निकली ट्रेंड वर्कर्स चाहिए वो बता देते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को उस हिसाब से, डिमांड के हिसाब से रेडी करेंगे, बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, राइट. फिर सप्लाई, मतलब डिमांड के हिसाब से सप्लाई होगी तो डेवलपमेंट होगा. तो लोकल इंडस्ट्रीज़ की डिमांड के हिसाब से बच्चे रेडी होते हैं, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को रेडी करते हैं. सो दैट, तो ना तो ओनर ऑफ द इंडस्ट्री को ढूंढने निकलना होगा,
या अगर लोग ऐसे ही काम के लिए पहुंच जाते कि भाई दे वांट जॉब, तो इंडस्ट्री वाले कहेंगे भाई तुम स्किल हो इस मशीन के लिए, तो कहेगा नहीं। तो पहले क्या होता था कि जो ओनर थे वो उनके अंडर ऑलरेडी जो स्किल्ड काम कर रहे हैं उनको कहेंगे कि ये जो न्यू कमर है उसको सिखाओ। अब उसमें टाइम चला जाता, टाइम वेस्ट होता, काफ़ी कुछ। आज का नया वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड सेज कि पहले से लोकल इंडस्ट्रीज वाले कह देते हैं ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कि भाई हमें इतने 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 इस फील्ड के ट्रेन बच्चे चाहिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले उनको रेडी कर देते हैं, भेज देते हैं इस इंडस्ट्रीज़ के पास, तो काम भी रेडी मिल गया, बच्चों को काम ढूंढने नहीं निकलना होता। सो दैट एज पर लोकल रिक्वायरमेंट सप्लाई ऑफ लेबर कुड बी मेड। इट इज़ LABOUR। तो सप्लाई ऑफ लेबर ईजी बन जाएगा फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, लोगों को आसानी से एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। एंड इन प्लेस ऑफ वाइट कॉलर जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी फॉस्टर्ड, दैट इज बूस्टेड अप विद गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक हेल्प। और बच्चा, हर एक बच्चे को ये चाहिए, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है कि मैं AC रूम में बैठ के बॉस की तरह काम करूँ ना, हाई पोस्ट पे मुझे नौकरी मिले, या लाइक दैट वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर मतलब कि झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करना नहीं, चाय के गल्ले पे या कहीं पे भी छोटा मोटा ढाबे पे काम करना, दैट इज़ कॉल्ड ब्लू कॉलर जॉब। तो हर एक को वाइट कॉलर जॉब करना है। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अगर ट्रेनिंग ले भी ली तो गवर्नमेंट पैसे से सपोर्ट करेगी कि भाई तुम्हें वाइट कॉलर जॉब करना है, ठीक है, खुद के घर से काम स्टार्ट करो, तो यू आर योर बॉस, नोबडी कैन बिकम योर बॉस। और तुम धीरे 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 करके खुद की एक बड़ी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो फिर 4-5 साल में। तो वर्क फ्रॉम होम, राइट, स्टार्ट फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम नहीं जैसा अभी हम कर रहे हैं, इट इज़ यू स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम होम इनिशियली, फिर धीरे 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 घर के बाहर जाके, क्योंकि घर में वो कम पड़ रही है जगह, इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस फॉर द अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, तो फिर तुम एक रेंट पे लोगे एक जगह, फिर खुद की लोगे, धीरे 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 तुम बहुत सारे लोगों को काम दोगे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू, ताकि बहुत लोगों को ऑन एंड ऑन काम मिलता रहे। तो पॉवर्टी कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी कंट्री में। फॉर दिस पर्पज सच एन एनवायरमेंट एंड प्रॉपर एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर शुड बी क्रिएटेड दैट एजुकेशनल कोर्सेज एंड एजुकेशनल एक्सपेंडिचर बिकम्स चीपर एंड एडमिशन बिकम्स ईजी। तो एजुकेशन एक्सपेंडिचर, कोर्सेज, ये सब बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़ाई की उनको बहुत इच्छा भी है, लेकिन ड्यू टू मॉनेटरी कंडीशन दे आर नॉट एबल टू मूव अहेड। Now, 8th point is that it is necessary that new business industries should be set up for industrial growth, generating of new employment opportunities। तो अब हमें देखो, एक तो पहले एजुकेशन पैटर्न ऐसी बनानी है कि बच्चों को बाहर जाते ही अच्छा काम मिले। अच्छा, हमें न्यू बिजनेस इंडस्ट्री ऐसी सेटअप करनी है दैट बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो डायरेक्टली उनको यहाँ पे काम मिल जाए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे ये इंडस्ट्री, ऐसी नई इंडस्ट्री सेट होनी है, राइट। तो दोनों ओर से हमें देखना है, पढ़ाई भी ऐसी होनी चाहिए कि बाहर जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे डायरेक्ट वो चले जाए, बच्चे काम मिल जाए, और इंडस्ट्री वालों को भी ये देखना है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, मॉडर्न एजुकेशन पैटर्न क्या है, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो। इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ स्किल। चलो भाई, तुम्हारे पास स्किल है, हुनर है, यू हैव गॉट लॉट मेनी थिंग्स बट यू डोंट हैव मनी, क्या करोगे? कुछ नहीं, सपने देखते रहोगे, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आती है सपोर्ट करने, अंडरस्टूड। सो इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ स्किल डेवलपमेंट, कॉपरेशन टू इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ इन ऑर्डर टू प्रमोट अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब तुम खुद के बॉस। Government has started many plans to provide money support at low rate of interest for small investment for various purposes to purchase में E लगा देना, to purchase implements, that is instruments, small margin तो कट कर दो, to purchase implements, raw material, office furniture initially along with help for selling produce goods। ये सब अभी मैंने बताया था कि कैसे गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है कि भाई एक बार तुम स्टार्ट कर दो, हम आपको सब कुछ सपोर्ट करेंगे। खुद की छोटी सी फैक्ट्री भी स्टार्ट करनी विद 1 or 2 मशीन, यू वांट मनी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल प्रोवाइड, यू वांट रॉ मटेरियल, फर्नीचर, ऑफिस के लिए जो चाहिए हम देंगे, बहुत कम रेट पे, बहुत सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट।
और तुम्हारे प्रोडक्ट हम ही बाय करके मार्केट में सेल करेंगे, फिर एक पुश दे दिया, अब आगे चलना तुम सीखो और दौड़ो, जो करना है करो। लेकिन एक बार जैसे तुम्हें सही रास्ता गवर्नमेंट बता देती है, आगे गिरना संभलना तुम्हें खुद को है। Efforts have been started to provide technical and commercial training, managerial skill is provided, help is provided with the effort of bank, economic, that is money support from financial institutes, that is small and big banks, economically easy loan facilities provided, local businessmen and welfare organization provides them support. Women have been provided self-employment by setting up गृह उद्योग, उसको कहते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्री, लाइक खाखरा मेकिंग, पिकल दैट इज अथाना मेकिंग एट्सेट्रा। दिस कमिंग आउट ऑफ एंशियंट बिजनेस, जो पुराने टाइम के जो बिजनेस है कि पापा ने किया, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, बेटा 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 करते 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 आज इस ज़माने में ये नहीं चलेगा। हाँ, एंशियंट आर्ट एंड क्राफ्ट हमें प्रिजर्व करना है, वो तो देश का ऑनर है, रिस्पेक्ट है, शान है। बट अगर वो बिजनेस नहीं कहीं पे चल रहा है या ऑलरेडी घर के 2 लोग इन्वॉल्व हैं, वाई द नेक्स्ट जनरेशन शुड बी इन्वॉल्व इन दैट। हाँ, अगर न्यू जनरेशन नई टेक्नोलॉजी लेके आती है कि चलो पापा आगे बढ़ाते हैं बिजनेस इन अ न्यू वे, यस, देन इट इज़ परफेक्ट। देन अ न्यू फॉर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली वॉज प्रिपेयर्ड। तो अब एक नई मेंबर्स वाली एक फैमिली प्रिपेयर हो रही है हमारी कंट्री में, विच एक्सपांडेड द होराइजन ऑफ न्यू बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। और ये जो नए बच्चे जो एडुकेट होके ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाहर आ रहे हैं, वो उसको हम कहते हैं न्यू फैमिलीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। नई नई फैमिलीज आ रही है, मतलब फैमिली प्रोड्यूस नहीं हो रही, ऐसा एक नया एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अब अनएम्प्लॉयमेंट के दुख में भटकते नहीं रहेंगे, काम मिल जाएगा या वो खुद का ही काम स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू दिस ट्रेनिंग सेंटर्स में पढ़ाई करने के बाद, राइट। 9th इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स। ये एक वर्ड हमने आगे किया था इसी चैप्टर में कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स वो है जहाँ पे पहले तो होता था कि भाई फॉर्म फिलअप करके डाल के आ जाओ, दे के आ जाओ। आज ये सब ऑनलाइन हो रहा है कि तुम्हें अगर काम ढूंढना है तो ऑनलाइन ढूंढ लो, मिल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन पहले आज भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है क्योंकि हर एक के पास ऑनलाइन वाली सुविधा नहीं है। तो ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जिनको काम चाहिए वो जाके अपना फॉर्म भर के आएंगे, उनकी एजुकेशन या स्किल या वॉट एवर, सपोज एड्रेस, फ़ोन नंबर, नाम सब कुछ रख के आ जाएंगे, एज एंड ऑल। अब इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास एम्प्लॉयर्स भी आते हैं, मतलब ओनर्स, और वो कहेंगे कि भाई हमें इस फील्ड में इस मशीन पे काम करने वाले इतने 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 वर्कर्स चाहिए। जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ओनर्स, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रेडी करती थी, बच्चों को डायरेक्टली प्रोवाइड करती थी, लेकिन कई बार नहीं मिलते ओनर्स को उनके रिलेटेड स्किल लोग, तो फिर यहाँ पे ओनर्स आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयड भी होते हैं लोग, दोनों को जो चाहिए वो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले बता देते कि भाई हाँ, जो अनएम्प्लॉयड है उसको कहेंगे भाई तुम्हारे लायक इस एरिया में काम मिल रहा है, तुम जाना चाहते हो, गो एंड मीट द ओनर। ओनर को कहेंगे कि हाँ हमने 4-5 लोगों को आपका नाम दिया है, दे विल कम एंड वी विल प्रोवाइड यू सच पीपल। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स वर्क्स एज अ चेन, वो एक कनेक्शन है बिटवीन अनएम्प्लॉयड एंड ओनर्स हु वर इन सर्च ऑफ सच यूथ हु वर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, laborers, workers, educated, skilled and unskilled workers. This organization provides very true, perfect information, उसको हम कहेंगे authentic information, ये employment action centers provide कर रही है regarding registration of educated and unemployed, their place, type of work। तो employment exchange के पास सारी information perfect होती है कि कितने अनएम्प्लॉयड है एक पर्टिकुलर एरिया में, कितने एजुकेटेड हैं, कितने स्किल हैं, कितने कौन से फील्ड में स्किल है या एजुकेटेड है, उनको कौन सा, और कितने ऐसे ओनर्स हैं जिनको ऐसे वर्कर्स चाहिए, सब उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है। इट गिव्स गाइडलाइंस इन चूजिंग वंस ओन करियर। फिर वो बच्चे अगर कंफ्यूज हैं, स्किल्ड हैं लेकिन कंफ्यूज है कि भाई क्या पिकअप करें काम में, कहाँ जाएँ, तो ये लोग गाइडलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दिस सेंटर्स प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन थ्रू मैगजीन्स लाइक रोजगार कारकिर्दी। It provides free services through Model Career Center and helpline number. Learn it.
1800-425-1514. Help is given. People are provided important information, skill program, employment fair, सारी उनको messages मिलते रहते हैं, उनको अच्छी guidelines भी मिलती है through the centers. Till 2015 there were 947 employment exchange centers in our country, in which till 2013 468.23 lakh unemployed had registered all over the country, while in Gujarat 8.30 lakh unemployed had registered their names. Now next, world labor market, right? अब world labor market के बाद, so this is your last part, right? And very important, बता इसलिए दिया तुम्हें कि ये लास्ट स्लाइड है ताकि तुम थोड़ा हाश कर लो, ठीक है? अब हाश करने की ज़रूरत नहीं है. सम टाइम इट सो हैपन्स कि लेक्चर थोड़े अभी ऐसे लंबे ही जाएंगे और कभी ऐसे लगे कि भाई बस अब थोड़ी देर के बाद सुनेंगे तो इट्स ओके. एक पर्टिकुलर फुल स्टॉप तक सुन लो लेक्चर, ठीक है? फिर वापस उसे रिवाइज करो, फिर 2 घंटे के बाद बाकी का हिस्सा पक्का कर लो. दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन कैरी फॉरवर्ड विद द लेक्चर्स. सो दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू से दैट दिस मेथड से तुम्हारे एडवांटेजेस काफ़ी हैं रादर देन योर डिसएडवांटेजेस. मुझे तो यहाँ पे कोई आई थिंक सो दैट इज माई व्यू कि तुम इन वीडियोस को जो अब तुम्हारी प्रॉपर्टी हो जाती है, जैसे हम लिंक भेजते हैं, कई बच्चे कहते हैं मैम थैंक गॉड ये पैटर्न है. जो हमारे स्कूल के लेक्चर होते हैं वहाँ पे तो हम 1 मिनट इमरजेंसी टाइम पीरियड में भी खड़े नहीं हो सकते. तो बच्चा उस और हंस रहा होगा, उसको पता चल गया कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ. एंड एक्चुअली ही हैड शेयर्ड दिस विथ मी. तो अगर गला सूख रहा है तो बेचारा पानी भी नहीं पी सकता. ये क्लास चालू है, बैठे रहो ऐसे. यू कांट इवन, यू हैव टू बी देयर 100%. अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि तुम हर 10 मिनट में खड़े हो जाओ, बट दिस वीडियोज आर सच दैट आज अगर कोई अलग दूसरे ट्यूशन की कोई टेस्ट है तो तुम आज अगर मैं 12 बजे भेजती हूँ या सुबह 11 बजे, तो यू कैन सी इट इन द आफ्टरनून, you can watch it later on, you can keep on revising on and on and on, listen to the lecture as many times as you want. तो ठीक है. I find that एग्ज़ाम के अगले दिन भी तुम इसको रिवाइज कर लो. That's very interesting, क्योंकि कई बार बच्चे अब तक लास्ट ईयर तक कई बार बच्चे पूरे साल इतने लंबे लेक्चर्स कभी सुनना नहीं सुनना, मतलब अब तुम्हारे दिमाग में तो मैं नहीं आ सकती. Right, you look at me, but I can understand that when you are looking at me, you show that you are listening to the lectures classes में, हाँ baby. लेकिन आँखों पे से पता चल जाता है that you are lost somewhere in the outer world. कोई और ही ड्रीम वर्ल्ड में चले गए हो 1 मिनट के लिए, तो मुझे कहना पड़ता है बेबी कम बैक. तो ये भी मेरा डायलॉग मेरे बच्चों को एकदम बाय हार्ट हो गया, लेकिन इस साल तो मैं नहीं बोल पाई बेबी कम बैक. तो अब फिर वही बच्चे फरवरी में आते हैं. दैट्स एवरी ईयर इट हैपन्स. .Feb में आते हैं क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम. अब डर लगने लगा है पास होंगे या नहीं, कैसे पास होंगे, गोल 80+ वाला अचीव होगा या नहीं. अब वो आते हैं मैम 17 चैप्टर करवाओ ना, मैम 18 चैप्टर करवाओ ना. नाउ जस्ट सी, दिस इज़ माई 7th लेक्चर. मतलब मिनिमम कितने घंटे हो गए लास्ट में चेक कर लेना, राइट है, कि कितने घंटे लगे. तो कंटिन्यूसली वी आर गिविंग लेक्चर्स. क्लासेस में कहीं पे इन बिटवीन, जैसे कई बच्चों ने हाथ ऊपर किया, कुछ डाउट पूछा, कोई 5 मिनट लेट आया तो वहाँ पे थोड़ा उसका साथ कन्वर्जेशन, तो वहाँ पे ऑल्सो 5-10 मिनट्स होमवर्क चेक करो, ये करो वो करो, इन अ लॉट मेनी थिंग्स. तो तुम्हारे नेचुरली 50 मिनट्स का लेक्चर होता है. फिर या तुम्हें क्वेश्चन बीच बीच में मैंने पूछ लिए, तुमने हाथ रेस करके डाउट पूछा. सो ऑल दिस थिंग्स कवर समटाइम 45-50 मिनट्स एप्ट लेक्चर. तो यहाँ पे तो पूरा 50-55 मिनट्स का कंटिन्यूसली बोलना, नो स्टॉप इन बिटवीन. आर यू गेटिंग इट? तो ये बच्चे फेब में जब आते हैं तो कहते हैं मैम जस्ट इमेजिन दिस 17 चैप्टर दैट वी आर डूइंग. वो लेके आते हैं मेरे पास इकोनॉमिक्स के 4 लंबे चैप्टर्स.
और सिविक्स के लास्ट वो अपना 19 जो अभी हमें करना बाकी है 18 19 20, और मुझे एक सेकेंड तो थोड़ा चक्कर आ जाता है, लेकिन फिर मैं बहुत प्यार से उसको कहती, इतने छोटे बच्चे मेरे 10th के, कि बेबी व्हाट यू डिड व्हेन आई वाज टीचिंग यू। मैम हम मामा की शादी में गए थे, मैम मैं एब्सेंट थी, मैम मैं नानी के यहाँ गए थे, यू नो सो मेनी रीजंस फॉर नॉट स्टडिंग, राइट। अब मुझे तो करवाना है, लेकिन फिर पूरा चैप्टर और 10 घंटे बैठो उनके साथ, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब बेनिफिट देखो इन वीडियोस का, अब पॉसिबल है। यू कैन रिवाइज अगेन, यू कैन लिसन टू माई वॉइस, माई लेक्चर विथ एग्जाम्पल्स, और अगर बीच में एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जो ऑलरेडी बाय हार्ट हैं तो सुन लो फिर से एक बार, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट 4 मार्कर वर्ल्ड लेबर मार्केट, दैट इज एक्सचेंज ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर। या कई बार जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरी कंट्री में चले जाते हैं फिर लौट के नहीं आते, ब्रेन ड्रेन, राइट, माइग्रेशन, तो इसको हम कहेंगे वर्ल्ड लेबर मार्केट। या फिर लेक्चर के बाद लिख लेना अपनी टेक्स्ट बुक में ब्रेन ड्रेन, इस पे एक बार 2 बार आई थिंक सो कॉम्पोजिशन भी पूछा गया था इंग्लिश के एग्ज़ाम में, कई स्कूल में भी पूछा जाता है इन इंग्लिश एग्ज़ाम, तो मैं तो पूछती हूँ। और या फिर वर्ल्ड लेबर मार्केट ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो मीनिंग इज सेम। तो वर्ल्ड लेबर मार्केट व्हेन चेंज ऑफ वर्कर्स, नॉट चेंज, इज वेरी रॉन्ग, व्हेन मूवमेंट ऑफ लेबर्स or exchange of labors is done among nations of the world, it is called world labor market. When workers migrate from one country to another for job, for business or training or higher education, is called movement of workers at international level. Walkout of brain power, यहाँ से दिमाग बाहर जा रहा है पॉलिश होने, अब वो पॉलिश्ड ब्रेन वापस आता ही नहीं, तो अपनी कंट्री की जगह पे दूसरी कंट्री को डेवलप करने बैठ जाते हैं बच्चे अपने, राइट। दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ इन लास्ट 5-7 years 10 years आई हैव सीन, कि खुद की कंट्री को डेवलप करने की जगह पे वॉकआउट हो रहा है ब्रेन का, राइट, बिकॉज चिल्ड्रन आर मोर इंटरेस्टेड इन अ बेटर लाइफ स्टाइल। अभी लाइफ स्टाइल तुम्हारी कहाँ जाती है, जो 5 महीने से घर में ही बैठे हैं, राइट। सो आई वुड से बी इंडियन, सर्व इंडिया, राइट, डेवलप योर ओन कंट्री rather than many a time मैं सुनती हूँ बच्चों को 8-9 स्टैंडर्ड में, नॉट दिस ईयर, इनिशियली जब लास्ट ईयर तक जब भी हर साल पूछती थी कि क्या करोगे, कौन कौन कंट्री छोड़ के जाएगा दूसरी कंट्री में पढ़ाई करने, फिर वहीं पे रहेगा, एंड चिल्ड्रन वाज सो हैप्पी गो, फटाक से हाथ ऊपर कर लिया, एंड आई सेड बेबी सो नाइस, थैंक यू, कि पढ़ाई यहाँ पे करो 10th तक या 12th तक यहाँ की टीचर्स के पास, यहाँ की स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट के पास, खाया पिया यहाँ के फार्म का, इंडिया के फार्मर्स के मेहनत का। अब गए कहाँ पे, दूसरी कंट्री में, फिर वहाँ मैम वो तो हम अच्छी पढ़ाई करने, क्या अच्छी पढ़ाई करने जा रहे हो, फिर वहीं पे रुक जाओ। तो दिस इज़ व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन, इट इज़ कॉल्ड। So walk out of brain power for educational knowledge and all these things, for more income, better facilities, technical development, high technical knowledge, skill development, better job opportunity is called brain drain or migration at world level because of increasing social status. Yes, ये जो है कि एक का बच्चा गया, ये आसपास के 4-5 बच्चे और चले गए, स्टेटस मैटर करेगा भैया सोसाइटी में। हाय मेरा बच्चा नहीं गया, भेज दो अपने बच्चे को भी, ये हो रहा है। या अगर बेचारे माँ बाप कहेंगे ना भाई हम नहीं भेज पाएंगे तुम्हें, बेचारे माँ बाप, तब भी बच्चा ना मुझे तो जाना है, मुझे जाना है, मेरे दोस्त गए, अब 4 गए, 5वां रह गया बेचारा, वो भी भागेगा कुछ भी करके। दिस इज़ ऑल्सो वॉट आई हैव सीन, दिस इज़ नॉट प्रॉपर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सोशल स्टेटस। Recently, country-wise mobility of labor has become very popular in a noteworthy manner as a result of migration to other countries or due to permanent settlement of intelligent and talented people who have spent lots of money on them, facing a great flaw of personalities. इतने सारे लोग पहुंच रहे हैं बाहर की कंट्री में, having great talent and intelligence, technical knowledge, scientific attitude. A result of globalization, liberalization, a new situation has started arising in our economy. It is not a result, it is as a result.
तो जब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में हमने एंट्री ली है 1990s के बाद, मतलब 1991 से, तो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है कंट्री में. इन द प्रेजेंट टाइम डिमांड फॉर पीपल हैविंग मोर नॉलेज, स्किल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन technology, biotechnology, computer, medical has increased. Many countries are appointing such people who have higher qualification and skill as trained expert laborers and experts. They adopt attractive tactics. मतलब ये attractive offers डाल देते हैं एड में कि बच्चे पहुंच ही जाते हैं दूसरी कंट्री में. तो they adopt attractive tactics and practices with high salary, that is POCs. इंडस्ट्रियल फर्म सेंड देयर एम्प्लॉयज टू, हाँ ये ठीक है, चले जाओ फिर वापस आ जाओ, राइट. तो इंडस्ट्रियल फर्म सेंड देयर एम्प्लॉयज टू फॉरेन कंट्रीज टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, नॉलेज एंड स्किल्स सो दैट दे मे सर्वाइव द कॉम्पिटिशन इन इंडिया. दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन. लाइक कंट्री रिसीव्स फॉरेन एक्सचेंज एज अ पार्ट ऑफ इनकम ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर जॉब. हाँ, एक फ़ायदा हो रहा है कि जब बच्चे बाहर ही रहते हैं वहाँ से वो अपनी इनकम, जो बच्चे भेजते हैं इनकम यहाँ पे, उनकी सैलरी टू देयर पेरेंट्स, उनकी बात हो रही है. तो हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ फॉरेन मनी इनटू आवर कंट्री. इन दिस वे प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज सॉल्व टू अ सर्टन एक्सटेंट. सो वी कंप्लीट दिस चैप्टर ओवर हियर एंड यस वी शैल पिक अप ग्रामर नाउ, दैट इज़ एफर्मेटिव, नेगेटिव, और काफ़ी कुछ करना है हमें. तो विल स्टार्ट विद दैट. और आगे राइटिंग स्किल भी बताना है तुम्हें, वो तो प्रैक्टिस तो तुम्ही को करनी होगी 100%. मैप फिलिंग एक बार बता दूँ तो कीप ऑन देन प्रैक्टिसिंग. ऑफ कोर्स नोट्स में दिया है तो एक बार मैं बता दूँ, फिर वो प्रैक्टिस करते रहना. लेकिन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि सबसे पहले तुम्हें करना होगा इंडिया के सारे स्टेट्स तुम्हें लर्न बाय हार्ट करने हैं कि कौन सा स्टेट इंडिया के मैप पे कहाँ पे लोकेटेड है, वो पहले कर लो परफेक्ट, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू सो मच. टेक केयर.